हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। और आप जानते हैं कि हमने क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया था और इसमें ये आपकी अगली क्लास है जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस करना चाहा है इस टॉपिक में आपका पिस्टिल है, आपका मेगास्पोरेंजियम है यानी कि जिसे ओव्यूल कहते हैं या बीजांड कहते हैं, और नेक्स्ट है एम्ब्रियोसैक। तो स्त्री केसर, बीजांड और भ्रूणकोश, इन 3 मुख्य टॉपिक्स पे यहाँ पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम से आपको दिखा रखा है, तो आगे अभी इसकी चर्चा हम दोबारा फिर से करने वाले हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे पिस्टिल क्या होता है, या फिर स्त्री केसर की यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइनोसियम, या इसी को आप पिस्टिल कह सकते हैं। क्योंकि जो पिस्टिल है यह किसी भी फ्लावर का, फूल का, पुष्प का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पिस्टिल हम तब कहते हैं जब वो सिंगल होता है। क्या होता है वो? जब सिंगल होता है। लेकिन इसी के ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज़ नोन एज गाइनोसियम। तो ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन? गाइनोसियम। अगला देखिएगा, इसमें जो मुख्य बातें हैं उन्हीं पर हमने यहाँ पे चर्चा करना चाहा है। सिंगल पिस्टिल वाले गाइनोसियम को मोनोकार्पेलरी कहते हैं, तथा एक से अधिक पिस्टिल वाले जो है गाइनोसियम को कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है। बस यहाँ पे इन बातों को आपको ध्यान रखना है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सिंगल पिस्टिल है तो उसे कहेंगे मोनो से सिंगल होता है, आप जानते हैं। मल्टी, बहुत सारी हैं तो मल्टी हो जाएगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब एक से अधिक पिस्टिल हों और आपस में फ्यूज्ड हों, एक साथ फ्यूज्ड हो गई हों, तो उसे सिनकार्पस कहेंगे। आप इसको आगे देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। अगर वे फ्री हों तब उन्हें एक को एपोकार्पस कहते हैं। ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। सिनकार्पस मतलब सिन है। सिन मतलब यहाँ से सिन का मतलब क्या समझिएगा? सिन मतलब समूह। सिन का मतलब पहला अक्षर ए से मतलब समूह, और समूह का मतलब फ्यूज हैं, आपस में एक साथ में फ्यूज्ड हो गई हैं। और यहाँ से वो फ्री मतलब एपोकार्पस, आप समझ जाएंगे। फ्री का संबंध किससे है? एपोकार्पस से। ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। आगे देखने वाले हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये आपका जो है एक स्त्री केसर है पूरा। यहाँ से ये आपका एक स्त्री केसर है। इसके 3 मुख्य पार्ट देखिए। पहला स्टिग्मा, सबसे ऊपर जो पार्ट है। स्टिग्मा जो है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करता है किसी भी पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल का काम ये है कि स्टिग्मा को ऊपर हवा में उठाए रखना। और ओवरी जो कि एक आप जो है फीमेल गैमेटोफाइट के लिए एक स्थान है। ये यहाँ पर ओव्यूल यानी कि बीजांड बनता है अंडाशय में, ओवरी में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये स्टिग्मा है और यहाँ पे ये सिनकार्पस ओवरी है। ये कैसी है? सिनकार्पस ओवरी है। सिनकार्पस ओवरी का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो आपके अभी आपने देखा था सिनकार्पस के लिए मैंने कहा था कि ये सिनकार्पस तब होगा जब पिस्टिल एक साथ क्या हो? फ्यूज्ड हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी पिस्टिल आपस में क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ देखिए एक कार्पस है, इसमें अगला डायग्राम में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बीजांड की भी चर्चा करने वाले हैं, फिर से डायग्राम में आएंगे। देखिए स्टिग्मा क्या है? ये पोलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, या लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल स्टिग्मा के नीचे एक लंबा इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है। ये पूछा गया एग्जाम में कि इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है। तो ये क्या है? ये आपका जो है स्टाइल होता है, ठीक है। आगे ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी पिस्टिल के आधार पर फूला हुआ यानी कि बेसल ब्लस पार्ट होता है, और इसे ही ओवरी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। ओवरी के अंदर एक ही कैविटी होती है या एक से अधिक भी हो सकती हैं। आप उसमें आप विभिन्न प्रकार की फैमिलीज में देखेंगे। तो ओवरी के अंदर की कैविटी को कहते हैं ओवेरियन कैविटी, या इसी को आप जो है लोक्यूल भी कह सकते हैं। ब्रेस्ट का कंप्रेटिस में आप देख सकते हैं, आराम से इसको दिखाई देगा ये। तो प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर स्थित होता है। प्लेसेंटा से निकलने वाले भाग मेगास्पोरेंजिया होते हैं, जिन्हें कॉमनली कहते हैं ओव्यूल्स।
क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है और प्लेसेंटा से निकलने वाले भाग को मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं और इन्हें ही आप समझ सकते हैं, इन्हें कहते हैं ओव्यूल्स या बीजांड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर हम बीजांड को देखेंगे। देखिए, मेगा स्पोरेंजियम या बीजांड की बात करें, इसी को ओव्यूल कहते हैं। एक बार इसके डायग्राम को एक बार हम आपको दिखा देते हैं, हालांकि पीछे बना होगा यहाँ पे। एक बार पढ़ते हैं, फिर डायग्राम को देख लेते हैं। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नामक स्टॉल्क से जुड़ा रहता है। ध्यान रखेंगे, फ्यूनिकल नामक स्टॉल्क से ये जुड़ा होता है। किससे? ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा जुड़ा होता है आपके ओवरी से। ठीक है, ओवरी आपके जो है अंडाशय से जुड़ा होता है। और ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। आगे देखेंगे, ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जिस रीजियन में फ्यूज़ होता है उसे हाइलम कहते हैं। अभी इसको आप जो डायग्राम में दिखा देंगे। हाइलम ये क्या है? हाइलम ये है ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को प्रदर्शित करता है। हाइलम एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन का कार्य करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे, प्रत्येक ओव्यूल को एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स इनवेलप या जो होते हैं वे उसको घेरे रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स या अध्यावरणी परतें कहा जाता है। हिंदी में समझेंगे आप तो इससे कहते हैं अध्यावरणी परतें, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स लेयर्स कहते हैं। ये जो है 1 से 2 या 3 तक होती हैं, 3 से 4 तक भी हो जाती हैं कभी कभी। आगे, इंटीग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को चारों ओर से घेरे रहती हैं, केवल टिप पे छोड़ करके, जहाँ पर माइक्रोपाइल नामक एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इस जगह को छोड़ करके बाकी ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं पूरे ओव्यूल को, पूरे बीजांड को ये आपस में घेर कर रखती हैं। आगे आपको इसके डायग्राम को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फ्यूनिकल की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये आपका फ्यूनिकल है जो कि इस वाले पार्ट को कहते हैं। यहाँ पर ये फ्यूनिकल है जो कि जुड़ा हुआ है, ये आधार है। यहाँ से फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है हाइलम है। ये हाइलम और ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और हाइलम, और नीचे आपका पूरा जो है ये बीजांड। तो ओव्यूल पूरा हो गया और यहाँ से हाइलम हो गया, और बीच में आपका ये आपका फ्यूनिकल हो गया, यहाँ पे आपका बीजांड हाइलम। तो हाइलम का काम ये है कि फ्यूनिकल से बीजांड को अटैच करना। ठीक है, ये एक तरीके से ये प्लेसेंटा की तरह काम कर रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये इसके चारों तरफ, यहाँ पर आपको मिटा कर एक बार दिखाते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 3 आपको लेयर्स दिख रही हैं जो कि इंटीग्यूमेंट्स लेयर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे आउटर लेयर हो गई, यहाँ पे सबसे इनर लेयर हो गई ये वाली, और सबसे अंदर की लेयर को जो कि तीसरी लेयर, उसे न्यूसेलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे न्यूसेलस कहते हैं, जो कि इंटीग्यूमेंट्स लेयर से ही बनी होती है, न्यूसेलस। उसके बाद अंदर देखिए, आपको दिखेगा एम्ब्रियो सैक, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया को अभी समझेंगे। तो भ्रूण कोश हो गया। यहाँ देखिए, जहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स लेयर्स नहीं होती हैं, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल के जस्ट आप नीचे आएंगे अपोजिट सिरे पे, यहाँ पे आपको दिखेगा कैलेजल पोल। क्या दिखेगा? कैलेजल पोल। निभाग कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। तो ये आपको बातें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल है, ये आपका माइक्रोपाइल है। ये बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट है, माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर ओव्यूल का एक बेसल पार्ट है जिसे कैलेसा कहते हैं। मैंने बता रखा आपको। इंटीग्यूमेंट से घिरे सेल्स के मास को न्यूसेलस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे इंटीग्यूमेंट्स के जो भी मास यहाँ पे लदा होता है इसके ऊपर, जो इसके ऊपर लगा है, ये पूरा जो पार्ट है उसे न्यूसेलस कहा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। न्यूसेलस की सेल में अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं, ये है पूरे ओव्यूल को जो है न्यूट्रिशन देते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपका भ्रूण कोश भी रहता है। आगे, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस में ही स्थित होता है। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को एम्ब्रियो सैक कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक कहेंगे, या इसी को हिंदी में कहेंगे भ्रूण कोश। इस तरह से ये कहाँ पर है? ये बीजांड के अंदर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। एक ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कई बार एक से अधिक भी हो सकता है। जनरली है ये। आगे, जो मेगास्पोर से रिडक्शन डिवीज़न द्वारा बनता है।
ये बातें यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि न्यूसेलस की जो सेल हैं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें आपका है एम्ब्रियो सैक और उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल्स पहले से मौजूद होते हैं। आगे बढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस? तो द फॉर्मेशन ऑफ आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले आप समझिए इसको। यहाँ देखिए भ्रूण कोश आपके जो यहाँ पर आप बीजांड में देख रहे हैं, इसका जो निर्माण है ये पहले हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सेल हैं या जो न्यूक्लियस हैं उनके निर्माण की जो प्रोसेस है ये बाद में होती है। तो यही इसी के निर्माण की जो प्रोसेस है उसे ही कहेंगे। अब इसके निर्माण को अभी आगे हम डायग्राम से दिखाएंगे, पहले समझिए। एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी को आप संक्षेप में समझते हैं एमएमसी, और यही है आपका डिटेल में मेगास्पोर मदर सेल। ये एक इम्पोर्टेंट सेल है। देखिए मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाने के पर्पस से या प्रोसेस को मेगास्पोर जेनेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमएमसी जो सेल होती है या मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आगे देखेंगे, देखिए न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजियन में ओव्यूल्स प्राय एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी को डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। एक बार पढ़ते हैं न्यूसेलस, यहाँ पे आप न्यूसेलस को देख पाएंगे अभी डायग्राम में। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजियन में ओव्यूल्स प्राय एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे अभी आपको डायग्राम से आपको दिखाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल एक लार्ज सेल है, एक बड़ी सेल है, एक बड़ी कोशिका है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंस साइटोप्लाज्म है। दूसरी चीज़, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। आगे मेगास्पोर मदर सेल में म्यूटिक डिवीज़न होता है, और इसी म्यूटिक डिवीज़न से ही आप देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक में आपके एग सेल बनती है और आपका जो है पोलर न्यूक्लियाई बनता है। आगे देखते हैं म्यूटिक डिवीज़न के फलस्वरूप जिनमें से क्या बनता है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। आगे आपको डायग्राम में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं चीज़ें। यहाँ देखिए ये एक बड़ी सी कोशिका आपको दिख रही है और यही है एमएमसी। यही है क्या? एमएमसी। और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। किस तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ध्यान रखेंगे, कैलेजल की तरफ नहीं है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। और एक बड़ी कोशिका है जिसे हमने नाम दिया एमएमसी। क्या नाम दिया? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये न्यूसेलस है, आपने डायग्राम में देखा था। आगे देखिए, यह जो एमएमसी है इसमें होगा मेयोटिक डिवीज़न। मेयोटिक डिवीज़न से यह एमएमसी 4 कोशिकाओं में हो जाएगी डिवाइड। ठीक है, पहले आप देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल में 4 कोशिकाएं बनेंगी। पहले तो 2 ही बनेगी, 2 से 4 बनेगी। देखिए पहले यहाँ पर एक, देखिए एक यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर। तो पहले 2 सेल मेगास्पोर डियाड बन गया, यानी कि 2 सेल। फिर डियाड से ये टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से 4 कोशिकाएं हो गई। यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 कोशिकाएं। तो ये कैलेजल एंड होगा, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होगा। ठीक है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से ये 4 कोशिकाएं बनकर तैयार हो गई। अब इसमें से क्या होगा कि 3 जो कोशिकाएं हैं ये आपकी नष्ट हो जाएंगी। कोई भी 3 आपकी इसमें नष्ट हो सकती हैं और कोई एक कोशिका बचेगी और वही कोशिका आगे विकसित होगी, डेवलप होगी। देखिए जो एक कोशिका बची है उसमें होगा डिवीज़न, उसके बाद एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी। अब यहाँ ध्यान देना आपको, ये एक कोशिका है, दिस इज़ 1 सेल। ये एक जो है सेल है। एक सेल जो बची थी, मतलब यहाँ से 4 कोशिकाएं हैं, 4 में से 3 नष्ट हो गई, डिजनरेट हो गई। और उसके बाद में एक कोशिका जो बची है उसके केंद्रक में, उसके न्यूक्लियस में आपका एक डिवीज़न हुआ, और जिसके फलस्वरूप यहाँ से 1 से 2 केंद्रक बन करके तैयार हो गए। देखिए समसूत्री विभाजन से 1 से 2 केंद्रक, यहाँ पर भी 1 से 2 केंद्रक। यहाँ देखिए 2 से 4 केंद्रक और 2 से भी यहाँ पे 4 केंद्रक हो गया। यहाँ पर रुकी, एक ही कोशिका है, बड़ी कोशिका है, और यही कोशिका अब एक भ्रूण कोश के निर्माण रूप में आपको दिखाई देगी। किस रूप में? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक के रूप में आपको ये दिखाई देगी, यही कोशिका। अब इस कोशिका में देखिए, ध्यान दीजिए,
यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है कोशिका, बड़ी कोशिका, इसमें 8 केंद्रक हैं। इसमें 3 केंद्रक जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 केंद्रक जो है नीचे की तरफ, और 2 केंद्रक बीच में आ जाएंगे जिन्हें कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 केंद्रक आ गए, यहाँ पे 2 केंद्रक हैं, ये दोनों केंद्रक। यहाँ पे 3 केंद्रक जिन्हें कहेंगे एंटीपोलर सेल या एंटीपोलर केंद्रक कह देंगे। अभी ये केंद्रक ही हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर सिनर्जिड्स के रूप में आपको 2 कोशिकाएं या 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे सिनर्जिड्स के रूप में आप देख सकते हैं, और एक आप यहाँ पे इग सेल या इग न्यूक्लियस के रूप में भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एक भ्रूण कोश की तरह है, एम्ब्रियो सैक की तरह है, और वही है ये। इसमें 2 केंद्रक बीच में है। अब अच्छा ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि अभी जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक बना है, बीच में 2 केंद्रक हैं और दोनों अलग अलग हैं, लेकिन 3 जो केंद्रक माइक्रोपाइलर एंड पर हैं, 3 जो आपके एंटीपोलर हैं, इनकी चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, मतलब सेल वॉल बन जाएगी। इनकी ये एक कोशिका के रूप में आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो बीच के 2 केंद्रक हैं उनके बाहर कोई आपका लेयर दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पर अगले डायग्राम में इसको देखिए, इसमें देखिएगा ये आपका कैलेजल एंड है और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे पहले आप देखिए 2 कोशिकाएं, कोशिका नंबर 1 और ये आपकी 2, ये दोनों कोशिकाएं हैं सिनर्जिड। क्या हैं? सिनर्जिड्स हैं। और जो बीच में आपको दिख रहा है इसे कहते हैं इग सेल। क्या कहते हैं? इग सेल कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के रूप में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आपका सेंट्रल सेल होता है। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे जिन्हें कहेंगे एंटीपोलर सेल्स या एंटीपोलर्स कहते हैं, जो कि 3 है संख्या में। जैसे ही यहाँ पे इनका निषेचन होता है तो परागनलिका से पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट्स आते हैं, जो कि एक एग सेल से डिफ्यूज़ होता है या फ्यूज़ होता है, दूसरा इसके जो है पोलर न्यूक्लियाई से। और एग सेल से फ्यूज़ होने से आपका होता है निषेचन, जिसे कहते हैं सत्य निषेचन या ट्रू निषेचन। और दूसरा जो इसके पोलर न्यूक्लियाई से होता है समेकित, उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न या त्रिसमेकन। तो ये बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, इसके बारे में काफ़ी बार सवाल आता है। इसका जो वर्क है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? ये पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है। आगे इसको हम फिर से एक बार बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट की यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो क्या है फीमेल गैमेटोफाइट? तो आप कहेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? ये है एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। देखिए अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता रहता है, जबकि शेष बचे हुए 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है। केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है या एम्ब्रियो सैक को बनाता है, डेवलप होता है उसमें। सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने के मेथड को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। कब कहेंगे? जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बने तो इसे कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे, इसके आगे महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। एक मेगास्पोर में आप देखते हैं कि ऊपर 3 सेल हैं और नीचे की तरफ जो है 3 सेल आपको दिखाई देती हैं। बीच में 2 न्यूक्लियस हैं। ये इनमें से 2 कोशिकाएं यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके पास में एक एग सेल है, एक एग सेल है, 2 आपके पास में सिनर्जिड्स हैं। यहाँ पे तीनों एंटीपोलर्स हैं। तो न्यूसेलस, एमएमसी, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स की डिप्लॉइडी क्या होगी, इसके बारे में सवाल आपको कई बार देखने को मिला होगा। तो न्यूसेलस की बात कर लें, जो कि बीजांड में आपने देखा था, तो उसकी डिप्लॉइडी 2n होती, मतलब द्विगुणित होता है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, ये भी आपका 2n होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आपका आगुणित है, मतलब कि हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है? ये भी आपका हैप्लॉइड है। ये सभी सवाल पूछे जा चुके एग्जाम में, तो बस जिन्हें पूछा गया उन्हीं को मैंने यहाँ पे नोट करा है। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूसेलस म्यूटिक डिवीज़न करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है, जो अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं और परिणामस्वरूप 2
टू न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। टू न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक बन जाता है, जो कि हमने आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया था। यहाँ देखिए, टू न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक आपका ये बन करके तैयार हुआ था। फिर 2 से आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 4 हुआ, 4 से 8 और 8 के बाद फिर यहाँ पे रिवीजन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, जिसमें से 4 न्यूक्लियट तथा बाद में 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। मैंने भी आपको बता रखा है। आगे, ये माइटोटिक डिवीज़न स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, अर्थात न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद सेल वॉल तुरंत नहीं बनती। ठीक है। हाँ, 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद सेल वॉल बनना शुरू होती है, जिससे टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं। देखिए, 8 में से 6 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से कवर हो जाते हैं। यहाँ पर 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो कितना हो गया 6। तो 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो कि सेल वॉल से कवर होते हैं तथा सेल में बदल जाते हैं। बचे हुए 2 न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो इग एपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। इग एपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में, ये देखिए, ये आपकी लार्ज सेंट्रल सेल होती है और इसी में ये स्थित होते हैं। इसको पलट कर ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि इग एपरेटस के नीचे हो जाएगा। ये इग एपरेटस ऊपर जाएगा तो ये सेल नीचे आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो है आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है, और आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और फिर हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है आपका परागण। हम लोग परागण पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।